और मैं ओसिया को कहना चाहती हूं कि आपकी एकता के संकल्प के आगे हर वार फीका पड़ जाएगा। अभी मैंने आते आते मुझे गाड़ी में किसी नेता का वीडियो भी दिखाया था और उस नेता में वीडियो में कह रहे थे कि ओसिया के अंदर ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। क्या हाल ओसिया में, वो आके धरने क्यों नहीं देते हैं, बैठते क्यों नहीं है? तो भाई ये वही नेता हैं जो ओसिया में आके कह रहे थे कि मैं दिव्या को हराऊंगा, मैं दिव्या को हराऊंगा। तो आज अगर ट्रांसफार्मर उतर रहे हैं और आज अगर ओसिया की जनता प्रताड़ित है तो वो आपके निर्णय से प्रताड़ित है, क्योंकि अगर मैं विधायक होती तो ओसिया का ये मंजर नहीं होता। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, इसलिए कि जंग के भी उसूल हुआ करते हैं। बच्चों पे, औरतों पे और सूर्यास्त के बाद प्रहार नहीं किए जाते। राजनीति में भी कायदे होते हैं और वो व्यक्ति जो अभेद्य किला खिवसर का, जिसकी ईंट ईंट ढह गई हो, तो मुझे लगता नहीं कि राजनीति के पायदान के ऊपर एक परास्त व्यक्ति पर हमला करना मेरी नैतिकता के ऊपर सही होगा। लेकिन मैं फिर भी इस मंच से कहती हूं कि मैं महिला होने का औजार नहीं बनाऊंगी। मैं इसे अपनी मजबूरी नहीं बता रही। जितने व्यंग, जितनी आलोचना आप करना चाहते हैं खुले मैदान में करिए। मैं ओसिया के जनमानस की भावनाओं का प्रतीक हूं। मैं गांव में बैठे गरीब की उस आवाज का प्रतीक हूं। मैं गांव में बैठे वो किसान की झुर्रियों का प्रतीक हूं जो आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखता है कि बारिश होगी तो मैंने धरती का सीना जिसको खोदा है, वो खेत जिसे मैं मंदिर कहता हूं, उसे फल आएगा, उसकी उपज का सही दाम मिलेगा। मैं उस किसान वर्ग की बेटी हूं और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं महिपाल मदेरना की बेटी हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात आएगी तो मैं वो मिट्टी हूं जो हर जहर पीने को तैयार हूं। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। मेरे दादाजी ने कांग्रेस पे टिकट पे चुनाव लड़ा, मेरे पिता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मेरी माताजी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। मेरे पे प्रहार करने वाले नेता के पिताजी ने कौन से टिकट पे चुनाव लड़ा? उन्होंने कभी भाजपा पे निर्दलीय लड़ा, कभी किसी लोकल पार्टी से लड़ा, कभी गठबंधन में लड़ा भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, कभी अपनी पार्टी बनाकर, फिर अपनी पार्टी बनाकर भी दूसरे दल के साथ में। 16 चुनाव हमने एकमात्र कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं। यह हमारी आहुति का प्रतीक है। और ये जब लड़े हैं जब जनता का विश्वास अर्जित किया है। ये जब लड़े हैं जब आपके बीच में तपे हैं। ये जब लड़े हैं जब संघर्ष किया है, जब चट्टानों से टकराए हैं, लहरों से टकराए हैं। विश्वास ऐसी चीज है जो एक दिन में अर्जित नहीं की जा सकती, और वो विश्वास अगर एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं आता। इसलिए मुझे घेरने वाले, मेरी कांग्रेस के प्रति कर्तव्य निष्ठा पे प्रश्न उठाने वाले, आपसे कहती हूं किसी एक पार्टी से निष्ठा बांध कर तो बताइए। हाँ, ये बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है। तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। और रही बात कि उनका ये कहना कि सबूत लेकर के आए, सबूत दे,
देखिए, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ था। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं और वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर देंगे। कल उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा सबूत मेरे पास है, किसने वायरल किया? नहीं, उन्होंने बोला है, मैंने फिर बताया कि उन्होंने बोला है कि पत्र किसने लीक किया, ये सबूत मेरे पास है। लोगों के नाम है मेरे पास, लीक करने वालों के नाम। तो ये क्या चल रहा है? इन्होंने किया उनके भी नाम बताए। तो ये क्या चल रहा है अभी पूरा खिंवसर में? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मतलब जिसको कहेंगे घटना है। एक एमएलए है, फर्स्ट टाइम एमएलए है, जिनको उन्होंने कहा है कि भाई इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो ठीक बात है, लेकिन अगर वो अपनी बात अगर मुख्यमंत्री के पास में मौखिक रूप से बोलना चाहें या लिखित रूप से देना चाहें, ये उनकी, वो अपने अधिकारों में कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो कैसे वो पोर्टल पे चढ़ गया और वहाँ से लीक हो गया, वो हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो, ठीक है, हम उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप पार्टी के एमएलए को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हो। तो इसमें किसी का नाम लिए बिना मैं ये कहूँगी कि भाई किन लोगों को आज की तारीख में फ़ायदा है जो रेवत डांगा जी को अगर स्थापित नहीं होने दे। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं इस सवाल के रूप में देना चाहूँगी कि कौन वो लोग हैं जो रेवत डांगा जी को स्थापित नहीं होने देने में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, और यहीं पे आपको इस पूरी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और रही बात कि जो मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें और भी बोली थी जिन पे कि भाई चुनाव के अंदर नतीजे किस तरीके के रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है। तो मेरी मानसिक स्थिति तो जो है वो जनता के सामने ही है, और मैंने जिस दिन से पार्टी में आई हूँ मैंने पार्टी को मजबूत करने का ही काम किया। और आप चाहे कहीं भी देख लें, चुनाव से लेकर के एमपी इलेक्शन से लेकर के बाई इलेक्शन तक हर जगह यही प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, हम जीत करके निकलें। बहुत से लोगों के सहयोग के साथ में हमने खिंवसर का चुनाव जीता। आज मंत्री जी का कल मैं इंटरव्यू का कुछ हिस्सा सुन रही थी जिसमें वो श्रेय लेना चाह रहे थे कि भाई हम चुनाव हार रहे थे खिंवसर में, इसलिए मुझे भावुक होकर के और एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। उस स्टेटमेंट के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा रोचक है, क्योंकि उससे पहले तक जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आया आप देखेंगे कि गजेंद्र सिंह जी की और उनके बेटे की बहुत कम भूमिका रही थी चुनाव प्रचारों के दौरान। पार्टी के नेताओं का दबाव पड़ा तब उन्होंने एक्टिव होकर के मदद करी, और उसको भी बाद में जिस तरीके से उन्होंने भुनाने का प्रयास किया कि दो समाजों के अंदर की सब आपकी वजह से नहीं जीते, उन्होंने एक बहुत ही करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन देते हुए बताया कि 15% जाटों के वोट उनके साथ थे और बाकी खिलाफ थे, और ऐसी परिस्थिति में अगर हम आगे नहीं आते तो चुनाव नहीं जीतते। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ एक समाज का अच्छा सहयोग रहा है रेवत डांगा जी को, वहाँ पे ये कहना कि साहब केवल 15% ही लोग थे और इसलिए मुझे आकर के और ऐसा बयान देना पड़ा, मैं समझती हूँ कि एक गलत तरीके की सोच। उनसे पूछा गया था कि आपने आपके जो महकमा है उसके अंदर कई जगह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो अभी उन्होंने दाएं बाएं बैटिंग करी कि जी फाइलें जो हैं वो दिया कुमारी जी के पास भी जाती हैं, फाइलें जो हैं वो आयुष की जो हैं वो दूसरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री उनके पास भी जाती हैं। आप डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दें तो आप ज़्यादा चीज़ उचित लगती है। रही बात, एक और स्टेटमेंट आया था उनका कि मैं तो मंत्री हूँ और बड़े बड़े काम करने में लगा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं। बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातें उन पर भी ध्यान दें, जिससे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कहीं दिक्कत आ